Hello friends, welcome to all of you. In this video, we will learn about what are the applications of biotechnology. In our previous lessons, we had learned about the basic concepts of biotechnology like what is biotechnology, what are the principles and what are the tools and processes of biotechnology. Now here we will see how this technology help us in various ways. So let's see. Applications of biotechnology involves agriculture sector, medicine, bioremediation, energy production, disease diagnostics, food processing, and the waste management. Biotechnology basically deals with the production of biopharmaceuticals and various biological products with the use of genetically modified organism. But nowadays, the scope of biotechnological applications are increased very much. एग्रीकल्चर में हम बायोटेक की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना के हम क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर जो रिलायबिलिटी थी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वो हम सीखेंगे कि कैसे। मेडिसिन सेक्टर में हमने देखा है कि हमने बहुत सारी मेडिसिन को बायोटेक की हेल्प से डेवलप किया है। बहुत सारे एंजाइम्स एंड वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ये हम बायोटेक की हेल्प से कर रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक का यूज़ किया जा रहा है। डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए नए टूल्स एंड टेक्निक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में भी बायोटेक का काफ़ी यूज़ है और वेस्ट मैनेजमेंट में बायोटेक को आजकल काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे, हाउ एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी हेल्प अस टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर और द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर क्या क्या है, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एज यू नो, इंडिया इज़ द एग्रीकल्चरल कंट्री in which more than 60% population of our country is employed in agriculture sector. So it is very important to take care of this agriculture sector. As the population increase, their food production should also be increased in the same way. Otherwise, the food crisis will occur. To feed the growing population, we need to improve the agricultural crops and the food production. So there are three options which can increase the food production and these are the agrochemical based agriculture. This is a system, this is a way by which we can improve the food production. देखेंगे हम आगे कैसे हुआ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से भी हम फूड प्रोडक्शन और फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स by which we improve the food quality, food production and reduce the reliability on the chemical fertilizers. चलिए एक एक करके इन तीनों को समझेंगे फटाफट से। सबसे पहले हम लेते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर एक वर्ड है एग्रोकेमिकल। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एग्रोकेमिकल? देखिए, दीज आर द केमिकल सच एज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसे केमिकल्स जिनका यूज़ हम करते हैं किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा? जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है, सच काइंड ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन हम देखेंगे कि प्रोडक्शन के साथ साथ हमने और क्या क्या किया। देखिए, जब आप क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे थे तो आपने इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर लिया कि इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? एज यू नो, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन साहब ने क्या किया था 1960 में, जब भारत के अंदर फूड क्राइसिस थी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, तो MS स्वामीनाथन ने न्यू हाइब्रिड वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना स्टार्ट करवाया। और थर्ड वन इज़, इन्होंने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया।
तो यानी इन्होंने 3 तरीके अपनाए जिससे क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ। पहला क्या था कि इन्होंने हाइब्रिड सीड वेराइटीज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया। दूसरा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया। और बेटर मैनेजमेंट को इन्होंने एम्फेसाइज किया, जैसे एम्फेसाइज ऑन द मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, मशीन का यूज़ करना एग्रीकल्चर में इन्होंने स्टार्ट कराया। और देखते ही देखते क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ट्रिपल हो गया फूड प्रोडक्शन। और इसको हमने क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रिपल द प्रोडक्शन ऑफ फूड सप्लाई ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ड्यू टू द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स दैट इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वो क्या थी कि एग्जिस्टिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स विल नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग द यील्ड। जितना भी प्रोडक्शन यील्ड हो सकता था वो हो चुका था। अब जो क्रॉप वेराइटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। दूसरा क्या है, एग्रोकेमिकल्स जो हमने यूज़ किए इन्होंने सॉइल पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने लगा। इन मोर देन दिस, इसके अलावा और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स थे दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल थे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्रोडक्शन इनसे इंक्रीज हो रहा था। तो इसके बाद हमने दूसरा स्टेप लिया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को क्यों हमने एम्फेसाइज किया, क्योंकि हमें एग्रोकेमिकल्स के हार्मफुल इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे थे एनवायरनमेंट पर। तो नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? बेसिकली द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। यानी इसमें आप यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर पर ज़्यादा डिपेंड हैं। यानी इसमें हम ग्रीन मैन्योर का यूज़ करते हैं, कंपोस्ट का यूज़ करते हैं और एनिमल डंग्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी वी कैन से दैट कि बायो फर्टिलाइजर्स आर द फर्टिलाइजर्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसके क्या बेनिफिट्स थे, जैसे देखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। एनिमल वेस्ट से ही हम बायो फर्टिलाइजर बना के अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल ये था, सेकंड एडवांटेज ये था कि इससे हमारा जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा था वो हमारा इम्प्रूव हुआ और सॉइल फर्टिलिटी भी इससे इंक्रीज हुई। तीसरा इससे जो एडवांटेज था कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे थे दे आर मोर न्यूट्रिशनल एंड दे आर मोर सेफ फॉर द हेल्थ एज कंपेयर टू द केमिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। So there is a huge demand of these products, but there are certain limitations of organic farming as well. इसके कुछ आपको limitations भी देखने को मिले। Limitation क्या क्या थे? सबसे पहला लिमिटेशन हम देखें तो इससे लेस आउटपुट मिल रहा था। यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम से जितना प्रोडक्शन हम कर सकते थे उससे कहीं कम इससे प्रोडक्शन हो रहा था, तो लेस प्रोडक्शन है। No doubt कि nutritional quality of food was very nice, but it produced less product in compared to the modern agriculture farming. The second limitation of this farming was the cost price was very high. यानी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कॉस्ट प्रोडक्शन हाई हो जाती है। दूसरा कॉस्ट प्रोडक्शन हाई होने का एक और रीज़न ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और इसकी सप्लाई मार्केट में कम होने की वजह से इसका कॉस्ट प्राइस हाई हो जाता है, तो ये इसके साथ एक इसकी लिमिटेशन है। थर्ड वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं दे डू नॉट अडॉप्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। साथ ही साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मार्केट अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है अभी इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे, तो ये भी एक लिमिटेशन है। द लास्ट वन इज शॉर्टर सेल्फ लाइफ। जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं दे हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ ड्यू टू नॉन यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। द थर्ड अप्रोच ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी अभी हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ बट इट वाज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन।
फिर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस को देखा, एंड देन वी कम टू द थर्ड अप्रोच, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। व्हाट इज दिस? देखिए, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू द प्लांट। आपको प्लांट्स के अंदर अपना डिजायर्ड कैरेक्टर जो भी इंसर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ऐसा प्लांट्स डेवलप हो जाता है। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ दिस एग्रीकल्चर बिकॉज वी कैन पुट इनसाइड द प्लांट्स सर्टेन डिजायर्ड कैरेक्टर्स, लाइक we can make the plants more tolerant to the abiotic conditions like cold, drought, salt and heat। इसकी हेल्प से हम प्लांट्स को ऐसा बना सकते हैं। दूसरा, we can make the plants pest resistance so the dependency on pesticides decrease। Third one is we can produce the plants which are able to reduce the post harvest loss, we can prevent the post harvest loss as well। इसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू हम ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं जिनकी मिनरल यूसेज एफिशिएंसी को हम प्रिवेंट करके सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। दीज प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर विटामिन एनरिच्ड और न्यूट्रिशनल एनरिच्ड प्लांट्स। GM plants are also tailor-made plants which supply alternative resource to the industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals। आप अलग अलग इंडस्ट्री के लिए आप ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज देने के लिए आप टेलर मेड प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, यानी जिस इंडस्ट्री को जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, जिस क्वालिटी का प्लांट चाहिए, आप वैसे ही प्लांट के अंदर कैरेक्टर डेवलप करके उस इंडस्ट्री को प्लांट सप्लाई कर सकते हैं। Now the question is that how we can produce genetically modified crop plants। हम कैसे प्लांट्स को तैयार करें कि उनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ जाएं? तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीटी जीन को हमने इंसर्ट कर दिया है और उस जीन की वजह से उस प्लांट के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया है, ऐसी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? बीटी क्रॉप्स कहते हैं। ये बीटी जीन क्या है? BT genes are basically the genes which is isolated from the Bacillus thuringiensis bacteria। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है Bacillus thuringiensis, इसके अंदर एक जीन पाया जाता है, उस जीन को हमने निकाला, उस जीन का नाम रख दिया BT जीन, और इस जीन की क्वालिटी ये है कि इट प्रोड्यूस BT टॉक्सिन प्रोटीन्स। इस जीन के अंदर जो टॉक्सिन बनाने का जो एबिलिटी है, इसी की वजह से हमने इस जीन को बैक्टीरिया के अंदर से निकाल के इसको अपने प्लांट के अंदर डाल दिया और प्लांट को हमने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट्स। देखिए, बीटी जीन से जो भी प्रोटीन बनेगी वो कैसी होगी? टॉक्सिक होगी, टॉक्सिक प्रोटीन होगी, और ये टॉक्सिक प्रोटीन होगी स्पेसिफिक फॉर सम काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। ये इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होती है, जैसे लेपिडोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस एंड कोलेप्टेरेंस, यानी केवल यही इंसेक्ट्स इस टॉक्सिक प्रोटीन से अफेक्ट होंगे या किल होंगे, बाकी और किसी स्पीसीज पर इस टॉक्सिक प्रोटीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए, बीटी टॉक्सिन जो होता है इट इज़ इनकोडेड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई, इसको हम क्राइजीन कहते हैं। ये क्राइजीन्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन्स एंड दे आर नोन एज क्राई प्रोटीन्स एज वेल। क्राई प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर हाईली पॉइजनस और हाईली टॉक्सिक फॉर द स्पीसीज स्पेसिफिक, लेकिन व्हेन दे आर प्रोड्यूस दे आर इन एक्टिव फेज, बट वंस दीज क्राई प्रोटीन्स इंजेस्ट बाय अ इंसेक्ट इट बिकम एक्टिव ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के गट में जाते ही एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद ये क्या करती हैं? उस इंसेक्ट की एपिथेलियल टिश्यूज से जाके ये बाइंड हो जाती हैं और उनको बस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यानी इस तरीके से आपने क्या किया? बीटी क्रॉप्स को तैयार किया, यानी बैसिलस thuringiensis के अंदर से बीटी जीन निकाला जो टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, इस जीन को हमने प्लांट के अंदर डाल दिया, और प्लांट के अंदर डालने की वजह से क्या हुआ? अब प्लांट के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन बनेगी। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा वो टॉक्सिक प्रोटीन उस इंसेक्ट के गट में जाएगी, और गट में जाके वो एक्टिव हो जाएगी एल्कलाइन पीएच की वजह से, और उस इंसेक्ट की एपिथेलियल टिश्यूज को बस्ट करके उस इंसेक्ट को किल कर देगी।
ठीक है। तो ये एडवांटेज है बीटी क्रॉप्स का। तो ये जो क्राइजीन्स होते हैं, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ क्राइजीन्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से हैं? जैसे क्राई 1AC, क्राई 2AB, दे आर स्पेसिफिक फॉर द कॉटन बुलवॉर्म। क्राई 1AB इज स्पेसिफिक फॉर द कॉर्न बोरर। ये केवल स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ये जिसके लिए बने हैं और जिनको किल करते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे? बीटी क्रॉप्स हैं, हम बीटी कॉटन भी बना रहे हैं, बीटी राइस है, बीटी कॉर्न है, ये सब हमने बीटी क्रॉप्स के अंदर तैयार की हैं। एग्जाम्पल्स के अलावा देखो, जैसे ये कॉटन है, आपको दिख रहा है नॉन ट्रांसजेनिक। अगर इसके अंदर ये बीटी कॉटन नहीं है, इसके अंदर बीटी जीन नहीं है, तो इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसके फ्लावर को, इसके फ्रूट को, दोनों को डैमेज कर देते हैं। लेकिन अगर हमने इसको क्या किया है, इसके अंदर बीटी जीन इंसर्ट कर दिया है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू अटैक, इट इज़ वेरी हार्ड टू द इंसेक्ट फॉर द अटैक ऑन दिस क्रॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हाउ वी कैन प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स को तैयार करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन करके प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं और जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ऐसी एक एग्जाम्पल है नेमेटोड का, जिसका नाम है मेलेडोगैनी इनकॉग्निटिया। ये एक ऐसा पैरासाइट्स है जो प्लांट्स के अंदर रहता है और प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू एंटर करता है, प्लांट्स में रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब इस पैथोजन से या इस पैरासाइट से हम प्लांट्स को कैसे बचा सकते हैं? तो हमने क्या किया, प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस नाम की एक प्रोसेस को इंड्यूस कर दिया, एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से अब ये पैरासाइट इनएक्टिव हो जाएगा और प्लांट को डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। कैसे, अब इसको पूरा समझेंगे। यानी व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस। देखिए, आरएनए इंटरफेरेंस को अगर हम डिफाइन करें तो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म विच इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मैकेनिज्म पाई जाती है और एज ए सेलुलर डिफेंस ये काम करती है। लेकिन इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे हम कि कैसे ये प्रोसेस सेलुलर डिफेंस करती है, कैसे प्लांट्स को ये पेस्ट रेजिस्टेंस बनाती है। देखिए, RNAi हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA। दिस इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ mRNA। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास कोई पैथोजन है, ठीक है, यानी ये पैरासाइट है आपका। इस पैरासाइट का नाम क्या है? मेलेडोगैनी इनकॉग्निटिया। इसके पास कोई जीन है, जीन यानी DNA है। इस जीन से एक्सप्रेस होने के बाद mRNA बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बनेगा और इस mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन की वजह से ये क्या करता है? प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। यही वो डिजीज कॉजिंग प्रोटीन है। अगर हमें प्लांट्स को इस पैरासाइट से या इस डिजीज से प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस mRNA से इस प्रोटीन को बनने से रोकना है। एंड अगर आपने ऐसा कर दिया तो दिस इज कॉल्ड द साइलेंसिंग ऑफ mRNA। लेकिन क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन साइलेंट दिस mRNA, हाउ वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस mRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक डबल स्ट्रैंडेड RNA की जरूरत पड़ेगी जो इस mRNA से जाके बाइंड हो जाएगा। और आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड mRNA कभी भी प्रोटीन नहीं बनाता, यानी इस mRNA को हम डबल स्ट्रैंडेड कर देंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे समझते हैं। चलिए देखिए, सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट सेल है और ये पैरासाइट है जिसका नाम है मेलेडोगैनी इनकॉग्निटिया, ये नेमेटोड है। ठीक है, हमने क्या किया, प्लांट सेल के अंदर एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, ध्यान से सुनेंगे हम, एक नेमेटोड स्पेसिफिक प्लांट, इस नेमेटोड का कोई जीन था, इस जीन को हमने क्या किया, प्लांट्स के अंदर डाल दिया। अब प्लांट्स के अंदर डालेंगे कैसे, अब आप बताओगे। कोई भी जीन प्लांट के अंदर कैसे डाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को कहाँ डाल दिया? प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर जाते ही ये जीन क्या करेगा, जल्दी बताओ। ये प्लांट्स के अंदर जाते ही ये जीन mRNA बनाएगा। अब ये जो mRNA है
ये ध्यान से समझेंगे कि सपोज जीन क्या था, जीन था हमारा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड था। जैसे ही ये प्लांट सेल के अंदर गया, सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और इसके हर एक स्ट्रैंड से एक एमआरएनए बनेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक जीन से 2 एमआरएनए बन रहे हैं प्लांट सेल के अंदर। अब क्योंकि एक ही डीएनए से ये दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ एमआरएनए बने हैं, तो दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारा कहाँ बन गया, प्लांट सेल के अंदर। ये देखिए, ये प्लांट सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है डाइसर। ये डाइसर एंजाइम क्या करेगा, ये डाइसर एंजाइम प्लांट सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड हो जाएगा और बाइंड होके इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसको कट करके, इसको क्लीव करके स्मॉल पीस बना लेगा आरएनए के, और इन स्मॉल पीसेस को अब हम बोलेंगे siRNA या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। यानी क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया नेमेटोड के अंदर से, उस जीन को हमने प्लांट सेल के अंदर डाला एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। प्लांट के अंदर जाके उस जीन ने 2 एमआरएनए बनाए, दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए बना। बोथ एमआरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दे बाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज कट बाय द dicer enzyme into small pieces, and these small pieces are known as siRNAs. Now these siRNAs are uptake by the nematode from the plant cell. अब ये कहाँ चले जाएंगे, ये जो siRNA है ये नेमेटोड के अंदर आ जाएंगे। अब नेमेटोड के अंदर आते ही ये जो siRNA है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, siRNA प्लांट के अंदर जाते ही ये क्या होगा, अब ये siRNA कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन नेमेटोड के अंदर जाते ही ये फिर से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी इसके दोनों स्ट्रैंड फिर से अलग अलग हो जाएंगे और इनमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा जो स्ट्रैंड है siRNA का, ये क्या करेगा, कुछ दूसरी प्रोटीन्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है रिस्क कॉम्प्लेक्स, RISC। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, RISC। RISC का मतलब क्या होता है, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये अब इस पैथोजन के, इस नेमेटोड के उसी एमआरएनए से जाके बाइंड होगा जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। स्टार्टिंग में कौन सी बात की थी हमने, देखो हमने ये वाली बात कही थी ना यहाँ पे, कि ये जो पैथोजन का एमआरएनए है इसी से जाके हमारा RISC कॉम्प्लेक्स बाइंड हो रहा है, और बाइंड होके क्या करेगा, इस एमआरएनए को साइलेंस कर देगा। यानी अब इससे हमारा प्रोटीन नहीं बनने देगा। कैसे नहीं बनने देगा, ध्यान से देखो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जैसे ही ये रिस्क कॉम्प्लेक्स इससे बाइंड होता है, इस एमआरएनए के ये टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी एक्सप्रेशन रुक जाती है। यानी अब इससे प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा प्लांट में, डिजीज़ नहीं होगी, और डिजीज़ नहीं होगी तो प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस इन विच वी कैन सी हाउ द प्लांट्स बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट। तो यानी आप सीधे ये भी कह सकते हो कि RNA इंटरफेरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर जीन रेगुलेशन एज वेल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel for the latest updates. Thank you once again. Now see you in the next one.